Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of marginal productivity theory of फैक्टर प्राइसिंग। यानी आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम साधन कीमत निर्धारण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साधन कीमत जो होती है वो क्या होती है। इसके लिए हमें जो दो चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जब हम साधन की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसका मतलब होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो, और हमारे पास में उत्पादन के चार साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इन चारों को, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी को, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है, इन सभी को हम जो है उत्पादन के साधन कहते हैं। और भूमि को कितना लगान मिलेगा, ये भूमि की कीमत है। श्रम को कितनी मजदूरी मिलेगी, ये श्रम की कीमत है। पूंजी को कितना ब्याज मिलेगा, ये जो पूंजी की कीमत है। उद्यमी को जो है क्या लाभ मिलेगा, ये जो है उद्यमी की कीमत है। तो इस प्रकार से जब हम साधन कीमत की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उत्पादन के जो चारों साधन होते हैं, उन चारों साधनों को जो है उत्पादन में उनकी सेवाओं के बदले में जो उनकी कीमत है उसका निर्धारण जो है किस प्रकार से होता है। यानी लगान के लिए, एक भूमि के लिए लगान का निर्धारण कैसे होगा, श्रम के लिए मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, पूंजी के लिए ब्याज का निर्धारण कैसे होगा और उद्यमी के लिए लाभ का निर्धारण कैसे होगा। तो इन सभी को हम जो है वो फैक्टर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर जो डिस्कस करते हैं। साधन कीमत के निर्धारण के लिए हमारे पास में जो दो सिद्धांत है। पहला हमारे पास में जो सिद्धांत है वो है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, और दूसरा हमारे पास में जो है वो है आधुनिक सिद्धांत। तो पहले हम जो है सीमांत उत्पादकता देखते हैं कि होती क्या है। सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि हमने जो है पहले कुछ साधन लगा रखे हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो है 2 लेबर लगा रखी है और एक हमने कैपिटल लगा रखी है। इसके बाद हम जो है एक साधन को स्थिर रखते हुए, बाकी अगर इसके साथ में टेक्नोलॉजी है या कुछ और फैक्टर्स है, उन सभी को हम स्थिर रखते हुए उत्पादन के केवल एक परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई लगाते हैं। और उस अतिरिक्त इकाई के लगाने से कुल उत्पादन के अंदर जो चेंज आता है उसे हम जो है सीमांत उत्पादकता कहते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 लेबर इस इन बाकी साधनों के साथ लग रहे थे तो 100 इकाइयों का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब जब हमने एक लेबर की यूनिट बढ़ा दी तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन जो 110 हो गया। तो 100 से 110 तक पहुँचने के लिए जो है कितना उत्पादन बढ़ा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से 10 इकाइयों का उत्पादन बढ़ा है। तो ये 10 जो है वो अतिरिक्त श्रमिक की जो है सीमांत उत्पादकता है। तो अब हम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को देखते हैं। जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो 1826 ईस्वी में जर्मन अर्थशास्त्री वान थूनेन ने किया था। यानी ये जो सिद्धांत है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, जिसके आधार पर हम साधनों की कीमत का निर्धारण करते हैं, वो जो है काफ़ी पुराना सिद्धांत है। यह साधन कीमत निर्धारण का सबसे प्राचीन सिद्धांत है और ये सिद्धांत जो है बेशक वान थुनेन ने दिया था, लेकिन इस सिद्धांत को वो जो पूर्ण रूप से नहीं दे पाए थे। इसके बाद जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए, विद्वान हुए, उन्होंने जो इस सिद्धांत को आगे विकसित करने का कार्य किया। इसमें जो कमियां थी उन कमियों को जो है सुधार करने का कार्य किया है। तो इस सिद्धांत के विकास के अंदर कार्ल मेंजर है, बोहम, बेवरक है, वॉलरस है, विंकस्टीड है, एजवर्थ है, क्लार्क है, आदि ने जो है समय समय पर जो है इसमें सुधार किया है और इसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। साधन की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है और उस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो कोई साधन है, उस साधन की जो कीमत होती है वो साधन की सीमांत उत्पादकता के अनुसार तय होती है। जैसे मान लीजिए कि एक जो साधन है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10 है, तो उसकी कीमत है वो भी 10 रुपये के बराबर होगी, जिसको आप एमआरपी बोलेंगे, क्योंकि एमआरपी जो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसकी अगर सीमांत आय उत्पादकता 10 रुपये है तो इसको जो 10 रुपये से ज़्यादा जो है वो इसको कीमत नहीं दी जाएगी। हाँ, 10 रुपये से कम कीमत दी जा सकती है, उसको आप आज आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का भाव ये है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के प्रत्येक साधन को जो भुगतान किया जाता है, वो भुगतान जो उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार किया जाता है। फैक्टर प्राइस यानी साधन कीमत जो किसके बराबर है, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर है, यानी जो उत्पादन का साधन है उसकी जो सीमांत उत्पादकता है उसी के अनुसार जो बराबर है जो उसकी कीमत निर्धारित होती है।
परिभाषा देखते हैं आप प्रोफेसर ब्लॉक के अनुसार, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार संतुलन की अवस्था में प्रत्येक उत्पादन के साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। कि संतुलन कहाँ पर होगा? संतुलन उस अवस्था के अंदर होगा जहाँ पर उत्पादन का प्रत्येक साधन जो है अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर जो वो कीमत प्राप्त कर रहा है। अगर सीमांत उत्पादकता से कम या अधिक कीमत प्राप्त कर रहा है तो उस अवस्था के अंदर जो अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन नहीं हो सकता। उस अवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर परिवर्तन की स्थिति होगी और ये परिवर्तन तब तक होता रहेगा जब तक कि उत्पादन के साधन की सीमांत उत्पादकता उसकी कीमत के बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार से प्रोफेसर ब्लॉक ने बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बता दिया है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार संतुलन वहां पर होगा जहां पर साधन की कीमत जो उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। अब आप अजम्पशन देखते हैं, क्योंकि कोई भी जो थ्योरी होती है उस थ्योरी की जो आत्मा होती है उसकी अजम्पशन होती है। जब तक हम अजम्पशन को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम जो है उस थ्योरी के बारे में भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो बहुत सारी मान्यताओं पर आधारित है। मान्यताओं का मतलब ये होता है कि हम कुछ सिचुएशन को जो है फिक्स कर देते हैं पहले कि अगर ये सिचुएशन होगी तो ये सिद्धांत जो है इस प्रकार से कार्य करेगा। तो पहले किन किन चीज़ों को जो है ये कांस्टेंट मानते हैं, किन किन स्थितियों को जो है ये स्थिर मानते हैं, कौन कौन सी मान्यताएं लेते हैं, पहले आप जो उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले इनकी एजम्पशन है कि वस्तु बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो वस्तु बाजार के अंदर जब आप पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वस्तु बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंदर कीमत एक ही होगी। और जब किसी वस्तु की कीमत एक होती है तो उस अवस्था के अंदर AR और MR बराबर होते हैं, क्योंकि जो MR और AR होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो कर्व होता है वो ये होता है AR इक्वल टू MR। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर AR और MR बराबर होते हैं। अब हमें पता है कि MRP जो है वो किसके बराबर होता है? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी सीमांत आय उत्पादकता। सीमांत आय उत्पादकता होता है MPP यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सीमांत भौतिक उत्पादकता इंटू MR। दूसरा VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये किसके बराबर होता है? ये होता है VMP। VMP का मतलब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये होता है MPP इंटू AR। MPP का मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और AR का मतलब कीमत या एवरेज रेवेन्यू। अब देखिएगा, जब हम ये कह रहे हैं कि AR और MR जो है वो एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब ये तो दोनों में साझा है ही और AR और MR दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब MRP इक्वल टू VMP। तो वस्तु बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता होती है, इसलिए इस अवस्था के अंदर जो है फर्म जो है वो उस अवस्था के अंदर संतुलन में होती है, या ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है प्रत्येक फर्म का MRP जो VMP के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो AR और MR का होता है। अगर AR और MR अलग अलग होते हैं उस अवस्था के अंदर MRP विल नॉट बी इक्वल टू VMP, लेकिन जिस अवस्था के अंदर MR और AR इक्वल है उस अवस्था के अंदर MRP इक्वल टू VMP होगा। नेक्स्ट अजम्पशन है कि साधन समरूप होते हैं। उत्पादन के जो साधन है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, उन साधनों को जो है समरूप माना गया है। यानी उत्पादन का प्रत्येक साधन, जैसे आप लेबर लेकर के चलते हैं, लेबर जो है चाहे वो राम की बात हो चाहे वो श्याम की बात हो, राम, श्याम और जो एनी अदर जो फैक्टर श्रमिक है, सारे के सारे श्रमिक जो समान रूप से कुशल होते हैं। एक समान जो वो प्रोडक्शन में अपना योगदान देते हैं और एक समान ही जो आउटपुट आता है। तो इस प्रकार से इनकी जो दूसरी अजम्पशन है वो ये है कि उत्पादन के सारे साधन समरूप होते हैं। इसके बाद इनकी जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो है कि साधन जो पूर्णतः गतिशील होते हैं। साधन पूर्णतः गतिशील होने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। A और B दो उद्योग है, इसमें A से जो है B में आसानी से श्रमिक जा सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जो बाधा नहीं है। इसी प्रकार से B जो इंडस्ट्री है, B इंडस्ट्री से A इंडस्ट्री के अंदर भी जो है साधन आ सकते हैं। तो उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील। और दूसरा ये तो होगी एक जो दो फैक्ट्रियों की बात। दूसरा आप इसको उद्योग के लेवल पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग के अंदर जो उत्पादन के साधन जा सकते हैं। और तीसरा हम जो इसको क्षेत्र के आधार पर भी बांट सकते हैं कि अगर आप भारत की बात करें तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो उत्पादन के साधन हो पूर्णतः गतिशील होते हैं। वो कहीं भी जा करके जो अपनी उत्पादन की सेवाएं दे सकते हैं। ऐसे में वो उत्पादन की सेवाएं उस स्थान पर देंगे जिस स्थान के ऊपर उनको अधिकतम कीमत मिलती है। और जब साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं तो ये जो है फैक्टर जो होते हैं
समरूप होने के कारण और पूर्णतः गतिशील होने के कारण इनकी कीमत एक हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक उत्पादन का साधन उस स्थान पर जाएगा जहाँ पर जो है कीमत उनको ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसे में जो है लास्ट में करते करते प्रक्रिया वहाँ पर रुकेगी जहाँ पर सभी क्षेत्रों के अंदर उत्पादन के साधनों की कीमतें समान हो जाएंगी। आगे साधनों में स्थानापन्नता पाई जाती है, ये जो है इनकी इम्पोर्टेंट अजम्पशन है। अब साधनों की स्थानापन्न का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, तकनीकी रूप से ऐसा संभव नहीं होता कि हम जो है श्रम के स्थान पर पूंजी लगा पाएँ, या इसका उल्टा हो कि हम पूंजी के स्थान पर श्रमिक का प्रयोग कर पाएँ। जैसे मान लीजिए कि भी जो है एक खेत के अंदर जो वो पानी लगाना है, तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि बिना श्रमिक के हम केवल पूंजी से जो पानी लगा पाएँ, क्योंकि उसके लिए जो किसी न किसी श्रमिक की तो हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इन्होंने अपनी जो ये सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर ये लिया गया है कि हम जब चाहे तब पूंजी के स्थान पर श्रमिक के श्रम का प्रयोग कर सकते हैं और श्रम के साथ में जो पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है, उनके स्थानापन्नता में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा नहीं आती। नेक्स्ट है अल्पकालीन उत्पादन फलन। ये जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, ये अल्पकाल की मान्यता पर आधारित है। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब क्या है कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है या टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें अगर आप लेते हैं तो इन्होंने ये कहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन है। तो इसका मतलब है कि ये जो उत्पादन के साधन है ये स्थिर रहेंगे और उत्पादन का जो श्रम साधन है वो परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अंदर उत्पादन के कुछ साधन स्थिर है, कुछ साधन परिवर्तनशील है। इसकी वजह से ये जो परिवर्तनशील अनुपात का जो वो प्रकार का फलन है, तो परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का फलन जो होता है अल्पकाल में होता है, जिसके अंदर हम केवल कुछ ही साधनों की सहायता से जो उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कुछ साधन स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तन करके हम जो प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इनकी अजम्पशन है कि साधन पूर्णतः विभाज्य होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। विभाज्य का मतलब होता है कि हम आवश्यकता अनुसार एक साधन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं भूमि की, तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान भूमि जो है उसके बिल्कुल छोटे छोटे हिस्से करके हम जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से बात आती है पूंजी की, तो मशीनरी का भी बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके जो प्रयोग करना पॉसिबल है। श्रम को भी हम बिल्कुल छोटी छोटी जो है यूनिट्स में बांट करके जो प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर श्रम को जब बांटने की बात आती है तो आपके दिमाग में आता होगा कि भी श्रमिक के टुकड़े किए जाएंगे। नो, हम श्रमिकों के टुकड़े नहीं करेंगे, हम जो श्रम के जो घंटे हैं उनके हिसाब से श्रमिकों को लेंगे। तो श्रमिकों के घंटों को जो आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा जो आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप उत्पादन के जो साधन है वो पूर्णतः विभाज्य होते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम लाभ का उद्देश्य। प्रत्येक फर्म जो होती है उसका उद्देश्य जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो जो है उत्पादन के साधनों को उस सीमा तक प्रयोग में लाएगी जब तक वो अधिकतम उत्पादन की सीमा पर ना पहुंच जाए। और जब वो अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ की सीमा पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद में फर्म जो है अपने उत्पादन के फलन के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगी। साधन जो होते हैं वो सारे काम के अंदर लगे होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो पूर्ण रोजगार की अवस्था के अंदर उत्पादन के साधन जब स्थिर होते हैं तो उस अवस्था के अंदर जो सप्लाई कर्व जो होता है वो ओ वाई के पैरेलल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है श्रमिकों की मान लीजिए उत्पादन का एक साधन हम ले रहे हैं लेबर, लेबर जो वो स्थिर है। अगर आप भूमि को ले रहे हैं तो भूमि जो वो स्थिर है, यानी इसके अंदर जो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं होता। इसकी जो मात्रा होती है वो कांस्टेंट होती है। आगे उत्पादन की तकनीक वो स्थिर रहती है। जिस दौरान हम उत्पादन के साधनों जो है उनकी कीमत का निर्धारण कर रहे हैं, उस अवधि के दौरान जो है उत्पादन की तकनीक टेक्नोलॉजी उसको स्थिर माना गया है। यानी ये माना गया है कि उस अध्ययन की अवधि के दौरान जो उत्पादन के साधनों की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होती। इसके बाद है उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है। और उत्पादन का मान लीजिए कि श्रम एक परिवर्तनशील साधन है, तो केवल श्रम की मात्रा को चेंज करके ही हम जो उत्पादन की मात्रा को चेंज कर सकते हैं। अगर अधिक श्रमिकों को लगाया जाता है तो उसके कारण उत्पादन अधिक होगा, और अगर श्रमिकों की संख्या कम कर दी जाती है तो उसके कारण जो है उत्पादन में भी कमी आती है। तो उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील होने का मतलब क्या है कि ये जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन है।
और दूसरा ये जो परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन है। आगे घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है और घटते बढ़ते अनुपात का जो नियम होता है उसके अंदर जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन में लागू होता है। तो इसका मतलब यही है कि जो श्रमिक है, जब उन श्रमिकों का हम एक निश्चित अनुपात के अंदर प्रयोग करते हैं तो एक सीमा तक उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद में उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक सीमा तक जो है श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, उसके बाद में श्रमिकों की उत्पादकता वो पहले से कम होने लगती है। तो यहाँ पर जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है। आगे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या। जब हम सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या करते हैं तो इसकी व्याख्या जो है दो दृष्टिकोणों से की जा सकती है। पहला जो है एक उद्योग के दृष्टिकोण से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या, और दूसरा जो है वो है फर्म के दृष्टिकोण से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या। तो हम जो है आज इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम जो उद्योग के दृष्टिकोण से जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या को देखते हैं और उसके बाद में हम जो है फर्म के दृष्टिकोण से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो फर्म होती है उन फर्मों के समूह को जो हमें उद्योग कहते हैं। तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो फर्मों के द्वारा मांगे जाते हैं। तो जब हम सभी फर्मों के द्वारा उत्पादन के साधनों की मांग या उसकी ज़रूरत को देखते हैं तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये उद्योग के लिए साधनों की मांग है। इसी प्रकार से श्रमिकों जो उत्पादन के साधन है उनकी जो पूर्ति है वो बहुत सारे जो वो इकाइयों के द्वारा की जाती है। तो उन सभी इकाइयों को हम जो उद्योग की पूर्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो उद्योग होता है ये फर्मों का एक समूह है होता है और उत्पादन के साधनों की जो कीमत का निर्धारण है वो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंदर, क्योंकि हमने जब ये सिद्धांत शुरू किया उसके अंदर हमने अजम्पशन देखी थी। तो अजम्पशन के अंदर हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था जो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंदर उद्योग के द्वारा जो है जो साधन है उत्पादन के, उन साधनों की मांग और पूर्ति की समानता के द्वारा जो है कीमत का निर्धारण किया जाता है। यानी एक साधन, चाहे वो कोई भी साधन हो, चाहे भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो या चाहे उद्योगपति हो, सभी की जो कीमत है उस कीमत का निर्धारण जो है मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। तो जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होगी साधन की, वहाँ पर जो है उसके कीमत का निर्धारण हो जाएगा। तो ये सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है। अब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के कारण जो है उत्पादन की जो पूर्ति होती है वो स्थिर रहती है, क्योंकि पूर्ण रोजगार के कारण, क्योंकि इसके पीछे आपने देखा था कि अजम्पशन के अंदर ये लिया गया कि उत्पादन की अवस्था जो है वो पूर्ण रोजगार की अवस्था के अंदर है। तो उस अवस्था के अंदर उत्पादन के जो साधन होते हैं वो सारे के सारे जो है कांस्टेंट सप्लाई के स्तर के ऊपर आ जाते हैं, यानी वहाँ पर पूर्ति स्थिर हो जाती है। उसके बाद साधनों की पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं हो पाती। तो ये जो पूर्ति होती है साधनों की, उत्पादन के साधनों की, वो स्थिर रहती है और ओ वाई के पैरेलल होती है। अब कीमत निर्धारण के अंदर क्योंकि पूर्ति तो चेंज ही नहीं हो रही, पूर्ति तो जो है कांस्टेंट फैक्टर आ गया, तो फिर कीमत निर्धारण के अंदर जो फैक्टर, जो वेरिएबल जो मायने रखता है या महत्वपूर्ण जो वेरिएबल है वो है उत्पादन के साधनों की मांग। तो जब हम देखते हैं कि उत्पादन के साधन के लिए हमें जो मांग और पूर्ति की आवश्यकता है, जब हम कीमत निर्धारण की बात करते हैं, इसमें हमने पहला फैक्टर देख लिया कि पूर्ति को हमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पूर्ति जो होती है वो स्थिर मानी गई है इस सिद्धांत के अंदर। तो पूर्ति वक्र जो ओ वाई के समानांतर होगा। अब हमारे पास में जो दूसरा एलिमेंट बचता है उत्पादन के साधनों की मांग, उसको जो हम निर्धार देखते हैं, तो उसके बाद में हमारे पास में जो उत्पादन के साधनों का जब मांग वक्र आ जाता है उद्योग के लिए, तो फिर हम उद्योग के लिए जो कीमत निर्धारण कर सकते हैं। उत्पादन के साधन की मांग, उत्पादन के जो साधन है उस साधन की जो मांग होती है वो किसके द्वारा की जाती है। पहले तो देखिए, चाहे हम बात करते हैं श्रम की, चाहे आप बात करते हैं पूंजी की, चाहे आप बात करते हैं भूमि की, ये जो उत्पादन के साधन है इन साधनों की मांग जो है उत्पादकों के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये जो साधन होते हैं ये उत्पादन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो उनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार जो इन साधनों की मांग होती है। अगर कोई साधन उत्पादन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, उसकी उत्पादकता शून्य है, तो उस साधन का जो जरा सा भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो पहले समझने वाली बात यह है कि उत्पादन के साधन जो है उनकी मांग जो है फर्मों के द्वारा की जाती है। तो उद्योग जो होता है फर्मों का समूह है होता है। इसलिए किसी साधन की उद्योग के लिए मांग को अगर हमें ज्ञात करना है कि पूरे उद्योग के अंदर जो कितने साधनों की मांग की जा रही है, तो उसके लिए हम जो है फर्मों के द्वारा जो मांग की जाती है उस मांग के जो मांग को जोड़ते हैं और जोड़ करके हम ये पता लगा पाते हैं कि उद्योग के अंदर कुल कितने साधनों की मांग की जा रही है। जैसे मान लीजिए ए, बी और
सी 3 फर्में, इसने 10 श्रमिकों की मांग की, इसने 12 और इसने 15 श्रमिकों की मांग की। तो ऐसे में जो टोटल डिमांड होगी वो टोटल डिमांड 37 लेबर की होगी। तो हमने ये कैसे निकाला, हमने जो है तीनों जो फर्में थी उद्योग के अंदर, उन तीनों फर्मों के द्वारा जो साधनों की मांग की जा रही है उसको हमने जोड़ लिया। तो फर्म के लिए, फर्म की अगर हमें मांग का पता है तो उस फर्म की मांग के आधार पर हम जो है उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों की उद्योग के लिए मांग को सभी फर्मों की मांग वक्र को जोड़ करके निकाल सकते हैं। यानी फर्मों के मांग वक्र को जोड़ करके उद्योग का मांग वक्र निकाल सकते हैं। अब एक फर्म के लिए जो साधन का होता है उस साधन का जो एमआरपी वक्र, एमआरपी वक्र क्या है, सीमांत आय उत्पादकता वक्र जो होता है वही जो है उसके लिए मांग वक्र होता है। ये ध्यान रखिएगा कि फर्म के लिए साधन का जो मांग वक्र है वो उसका एमआरपी कर्व ही होता है। और हमें पता है कि एमआरपी कर्व जो होता है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो क्योंकि प्रत्येक फर्म जो होती है जब लाभ अधिकतम करना चाहती है, क्योंकि हमने अजम्पशन में लिया था कि प्रत्येक फर्म का उद्देश्य वो है प्रॉफिट को अधिकतम करना है, तो एक फर्म जो उत्पादन के साधन की उस सीमा तक मांग करती है जब तक उसकी कीमत या लागत उसकी सीमांत आय उत्पादकता के बराबर ना हो जाए। तो एक फर्म कब तक मांग करती रहेगी, जब तक जो कीमत, प्राइस इज इक्वल टू MRP, प्राइस के स्थान पर आप यहाँ कॉस्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हम साधन ले रहे हैं। तो साधन की जो लागत है वो MRP के बराबर है। तो वहीं पर जो है एक फर्म जब ये कॉस्ट इक्वल टू MRP हो जाती है वहीं तक जो श्रमिकों की मांग करती है। तो ऐसे में MRP कर्व जो होता है वो फर्म का जो है मांग वक्र होता है साधनों के लिए। MRP इज इक्वल टू MFC। MRP का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, MFC का मतलब मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। कि जो सीमांत लागत होती है साधन की वो और सीमांत आय उत्पादकता वो बराबर होनी चाहिए। उत्पादन के घटते प्रतिफल की अवस्था के कारण साधन का जो मांग वक्र होता है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि एक जो उत्पादक होता है वो हमेशा ही संतुलन के अंदर जो होता है वो घटते प्रतिफल की अवस्था में ही होगा, क्योंकि वहीं पर जो उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट की जो है वो सिचुएशन या मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट आता है। तो उत्पादकता जो ये साधन का मांग वक्र या MRP कर्व वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि MRP जो होती है वो लगातार गिरती जाएगी, इसलिए एक श्रमिक जो है श्रमिक की उद्योगपति के द्वारा या उत्पादन के अन्य साधनों की उद्योगपति के द्वारा तभी मांग कम की जाएगी जब उस मांग अधिक की जाएगी। अगर उसकी कीमत है वो कम होगी तो कम कीमत होने पर अधिक मांग होने की वजह से मांग वक्र जो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। उत्पादन के साधन का उद्योग का मांग वक्र जो है फर्मों के मांग वक्रों को जोड़ करके निकाला जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि साधन की जो मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है, यानी साधन की जो मांग है वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग के ऊपर निर्भर करती है। तो ऐसे में जो होता है सभी फर्मों की जो मांग वक्र है उसके समस्तरीय जोड़ के द्वारा हम जो मांग वक्र नहीं निकाल सकते, यानी हर प्रकार की अवस्था के अंदर हम समस्तरीय जो जोड़ है उसको जोड़ करके मांग वक्र नहीं निकाल सकते। उद्योग के लिए साधन का जो मांग वक्र है वो फर्मों के मांग वक्र के गिरते हुए भाग का समस्तरीय जोड़ होता है। तो ये व्युत्पन्न मांग है, व्युत्पन्न मांग के कारण हम जो प्रत्येक भाग के चाहे वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हो, क्योंकि सिचुएशन के अंदर मांग वक्र गिरता हुआ नहीं होता, बढ़ता हुआ भी हो सकता है अगर बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है तो, लेकिन घटते प्रतिफल की अवस्था के अंदर मांग वक्र गिरता हुआ होता है। और गिरते हुए मांग वक्र की अवस्था के अंदर हम जो है सभी फर्मों के जो मांग वक्र है उनकी कीमतों का समस्तरीय जोड़ करके हम जो है उद्योग के लिए मांग वक्र निकाल सकते हैं। तो अब हम रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिएगा कि हम जो है ये हमारे पास में जो रेखा चित्र है इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर OX अक्ष के ऊपर हमने जो है उत्पादन के साधन की मांग ली है और OY के ऊपर जो है फैक्टर प्राइस या MRP लिया गया है। स्टार्टिंग के अंदर कीमत जो है वो OP है, कीमत मान लीजिए, या MRP ये कीमत या लागत मान लीजिए आप, या श्रमिक है तो उसको जो है OP के बराबर जो मजदूरी दी जा रही है। तो ऐसी अवस्था के अंदर श्रमिकों की जो मांग की जाएगी वो OQA के बराबर की जाएगी, फर्म ए के द्वारा, क्योंकि ए फर्म का है। अब जब कीमत कम होकर के या मजदूरी कम होकर के OP1 हो जाती है, आप यहाँ देखिएगा OP1 होगी, तो इस अवस्था के अंदर जो है मांग बढ़ करके साधन की OQ ये जो है OQA1 हो जाती है, यानी पहले जो डिमांड की जा रही थी वो OQ के ए की जा रही थी, अब ये जो है मांग बढ़ गई। मांग बढ़ने का कारण क्या है कि कीमत जो वो कम हो गई है,
पहले यहाँ पर जो आप इतने साधनों की मांग ले रहे थे उसकी एमआरपी कम थी, कीमत ये थी। तो यहाँ पर एमआरपी ज़्यादा थी, एमआरपी जो वो कम थी और कीमत ज़्यादा थी, श्रमिकों की ओर मांग नहीं की जाएगी। अब एमआरपी कम हो चुकी है तो ऐसे में कीमत भी कम होगी तो जो है ज़्यादा श्रमिकों की मांग की जाएगी। तो इस अवस्था के अंदर हमारे पास में जो दोनों पॉइंट आते हैं इनको अगर आप मिलाते हैं तो हमारे पास में जो ऑरेंज कलर की रेखा है ये एमआरपी एफ है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर। तो ए फर्म के लिए हमने जो है वो एमआरपी कर्व निकाल लिया, और एमआरपी कर्व जो होता है वो फर्म का मांग वक्र भी होता है। अब उसी कीमत के ऊपर हम देखते हैं कि बी फर्म जो है वो ओ क्यू बी का जो है वो डिमांड कर रही है ओपी कीमत के ऊपर फर्म बी, और जब कीमत कम होकर के ओपी 1 हो जाती है तो ये जो बी फर्म है ये जो है मांग को बढ़ा करके कर देती है ओ क्यू बी 2। तो अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास में एमआरपीएफ एक और आ जाएगा। तो ये जो है बी फर्म के लिए जो है रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व यानी मांग वक्र है श्रम का, आप श्रम को लेकर के चल रहे हैं एक बार। अब हमें जो है उद्योग के लिए मांग निकालनी है इस कीमत के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस कीमत के ऊपर जो है ए फर्म कितनी डिमांड कर रही है ओ क्यू ए प्लस बी फर्म कितनी मांग कर रही है ओ क्यू बी। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास में ओपी कीमत के ऊपर उद्योग की मांग आ जाएगी। तो इसको देखते हैं आप, इनको हमने जोड़ दिया ओपी कीमत के ऊपर, तो ओपी कीमत के ऊपर उद्योग के द्वारा जो मांग की जा रही है वो ओ क्यू की मांग की जा रही है। तो ओ क्यू क्या है, ये इन दोनों का जोड़ है, इसका और इसका। तो इस प्रकार से हमने जो है एक पॉइंट हमारे पास में आ गया। अब हम देखते हैं कि ओपी 1 के ऊपर जो है वो उद्योग के अंदर कितनी डिमांड की जा रही है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, किस किस को, ये प्लस ये, यानी ओ क्यू 1 आई ओ क्यू ए आई और ओ क्यू बी 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में जो है एक नया पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो है उद्योग के अंदर मांग की जा रही है ओपी 1 कीमत के ऊपर। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास में ये एमआरपी कर्व या इसको आप कह सकते हैं उद्योग के लिए मांग वक्र आ जाता है। तो ये जब हमारे पास में उद्योग के लिए मांग वक्र आ गया जो कि ए और बी दोनों फर्मों का जो है जोड़ है, तो अब हम जो है जो उद्योग है उस उद्योग के अंदर जो संतुलन को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि संतुलन के निर्धारण के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो जो पूर्ति वक्र चाहिए साधन का, तो साधन का पूर्ति वक्र हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि साधन का पूर्ति वक्र है वो ओ वाई के समानांतर होगा, क्योंकि पूर्ति जो वो पूर्ण रोजगार की अवस्था में स्थिर है। दूसरा हमारे पास में जो मांग वक्र की आवश्यकता थी, तो हमें उद्योग का मांग वक्र निकालने के लिए पहले ए फर्म का मांग वक्र निकालना पड़ा, फिर बी फर्म का मांग वक्र निकालना पड़ा। इसी प्रकार से अगर एक और फर्म होती सी तो उसका भी अपन मांग वक्र निकाल लेते। तो सभी मांग वक्रों के गिरते हुए भाग का समस्तरीय जोड़ करके हम जो है उद्योग का मांग वक्र निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में जो साधन है उस साधन के लिए उद्योग का मांग वक्र आ गया है। अब उद्योग में साधन की कीमत का निर्धारण, उद्योग के साधन की कीमत का निर्धारण साधन की कुल मांग और कुल पूर्ति की समानता के द्वारा किया जाता है। यानी जहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है साधन की उद्योग के लिए और एग्रीगेट सप्लाई है, उन दोनों के द्वारा जो है वो साधन की जो कीमत है उसका निर्धारण किया जाता है। अब हमें पता है कि साधन का जो पूर्ति वक्र ओ वाई के समानांतर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ति को स्थिर माना गया है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो वो साधन का जो मांग वक्र होता है जो कि हम एमआरपी वक्र बोलते हैं, वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर जो है साधन की कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो साधन कीमत वहाँ पर निर्धारित होगी जहाँ पर साधन की मांग और साधन की पूर्ति उद्योग के लिए जो बराबर होती है। तो अब हम इसको रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है क्वांटिटी ऑफ फैक्टर यानी उत्पादन के जो साधन है उनकी मात्रा ली है, और ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस ऑफ फैक्टर यानी साधन की लागत या एमआरपी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को लिया है। अब हम उत्पादन का साधन जैसे मान लीजिए हम लेबर ले रहे हैं, तो हमने जो है पहले लेबर का पूर्ति वक्र निकालना है। तो ये हमारे पास में जो है एस एस श्रम का पूर्ति वक्र है जो कि ओ वाई के समानांतर है, और ओ वाई के समानांतर पूर्ति वक्र होने का मतलब ये है कि पूर्ति जो वो श्रम की स्थिर है, और श्रम की पूर्ति स्थिर होने का मतलब सारे के सारे श्रमिक वो काम में लगे हुए हैं। अब हमने जो है श्रम का जो एमआरपी कर्व था वो निकाला था, यानी उद्योग के लिए श्रमिकों का जो मांग वक्र है वो हमारे पास में ये है, डीडी मांग वक्र है।
तो डीडी मांग वक्र जहाँ पर सप्लाई कर्व को कट कर रहा है वो हमारे पास में ई बिंदु आता है। तो ई बिंदु के ऊपर उद्योग के लिए श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जो बराबर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो श्रम की कीमत यानी मजदूरी तय होती है वो OW तय होती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि श्रम का मांग और श्रम की पूर्ति जहाँ पर बराबर होती है वहाँ पर जो है कीमत का निर्धारण होता है और ये पूर्ति जो स्थिर है। तो ऐसे में अगर मांग में परिवर्तन होगा, मान लीजिए मांग बढ़ गई, तो उस अवस्था के अंदर जो है श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। और अगर श्रम की मांग कम होती है तो उस अवस्था के अंदर जब पूर्ति के अंदर भी कमी होगी, जो है वो मजदूरी में भी कमी होगी। तो जिस दिशा के अंदर मांग मूव करती है, अगर मांग बढ़ती है साधनों की तो कीमत बढ़ती है, अगर साधनों की मांग कम होती है तो कीमत में भी कमी आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है मांग और पूर्ति वक्रों की सहायता से हम जो है एक उद्योग की अवस्था के अंदर सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंदर कीमत निर्धारण को देखते हैं। अब इसके बाद है कि फर्म के दृष्टिकोण से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या। अब सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार साधन की कीमत का निर्धारण जो उद्योग की मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंदर साधन की कीमत का निर्धारण तो जो वो उद्योग ने कर दिया। तो ऐसे में फिर फर्म का जो वो क्या रोल रह जाता है, क्योंकि फर्म जो कीमत को निर्धारित नहीं कर सकते, वो प्राइस टेकर बन जाती है पूर्ण प्रतियोगिता की वजह से। तो इस अवस्था के अंदर फर्म ये डिसाइड करती है कि जो कीमत उद्योग ने तय कर दी है उस उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत के ऊपर वो जितना चाहे उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर सकती है, लेकिन अब उसको सोचना ये है कि उसे अधिकतम लाभ कहाँ पर प्राप्त होगा, कितनी मात्रा के अंदर वो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करे ताकि उसको जो है अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो ऐसे में एक फर्म जो होती है वो साधन की कीमत यानी लागत और उस साधन के लगाने के कारण जो उसको MRP प्राप्त हो रहा है उसके आधार के ऊपर जो है साधन की मात्रा का निर्धारण करती है। ऐसे में फर्म जो होती है उत्पादन के साधनों की उस मात्रा का प्रयोग करेगी जिस पर साधन की कीमत और साधन की सीमांत आय उत्पादकता समान हो जाती है। और जब साधन की कीमत और साधन की सीमांत आय उत्पादकता समान होती है वहां पर जो है एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अब ये देखिएगा कि MRP अगर किसी भी वजह से MRP ज्यादा है, MRP का मतलब कि एक साधन जो है उसका जो आय दे रहा, मान लीजिए एक श्रमिक जो वो 100 रुपये कमा करके दे रहा है और उसको जो केवल 80 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है। तो इस अवस्था के अंदर क्या है 20 रुपये का जो है फर्म को जो है अतिरिक्त लाभ होता है। तो ऐसे में ये फर्म क्या करेगी, उस लाभ से प्रेरित होकर के अगले श्रमिक को काम के ऊपर लगाएगी। कब तक लगाती जाएगी, नेक्स्ट जो श्रमिक है उसको जब काम पर लगाए, क्योंकि घटती उत्पादकता का सिद्धांत लागू होता है। तो इस अवस्था के अंदर ये देखिएगा अब इसको जो प्रॉफिट है वो केवल 10 का रहा, इसके बाद में भी और लगाएगी तो यहाँ पर देखिएगा इक्वल हो गया। तो ऐसे में जो है जब ये इक्वल हो जाएगा MRP और साधन की जो कीमत है वो, तो उस अवस्था के अंदर फर्म जो और ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं देगी। लेकिन जब तक फर्म के लिए MRP उसकी लागत से ज़्यादा है उस अवस्था के अंदर फर्म जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती जाएगी। नेक्स्ट जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि MRP जो होता है वो उस उत्पादन के साधन की कीमत से कम होता है। मान लीजिए एक श्रमिक को जो वो 100 रुपये की आमदनी दे रहा है और उसको 120 रुपये की मजदूरी दी जा रही है। तो ऐसे में फर्म को जो 20 रुपये का लॉस है, अब फर्म क्या करेगी, एक श्रमिक को कम कर देगी यानी उसको रोजगार से हटा देगी। तो उसके कारण पीछे जो श्रमिक है उनकी सीमांत उत्पादकता बढ़ करके 110 हो जाती है। अभी भी फर्म को जो 10 रुपये का लॉस हो रहा है। उसके बाद वो और श्रमिकों को हटाएगी तो उसके कारण जो है वो ये पीछे श्रमिक है उनकी उत्पादकता बढ़ करके जो है के सीमांत जो लागत है उनकी श्रमिकों की उस लागत के बराबर हो जाएगी। और जब ये बराबर हो गई तो उस अवस्था के अंदर फर्म संतुलन में आ जाएगी। तो इस अवस्था के अंदर फर्म क्या करेगी, रोजगार के अंदर कमी करेगी और फर्म तब तक कमी करती जाएगी जब तक MRP इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट ना हो जाए। और तीसरी अवस्था जो है वो हमने दोनों के अंदर डिस्कस कर लिया, MRP इक्वल टू जो फैक्टर प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है, उस अवस्था के अंदर फर्म जो संतुलन में होती है। तो एक फर्म जो है उद्योग के द्वारा तय कीमत के ऊपर साधनों की उतनी मात्रा का प्रयोग करेगी जिस मात्रा का प्रयोग करने से साधनों की जो MRP है और जो साधनों की कीमत है वो बराबर हो जाए। अब हम इस चीज को जो है टेबल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये टेबल है,
इस टेबल के अंदर हमने जो है सबसे पहले साधनों की इकाइयाँ लिया, जिसको अपने लेबर का है, लेबर 1 से लेकर के 5 तक है। इनकी एमआरपी घटती हुई है जैसे जैसे एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। एमआरपी और एमपीपी में फ़र्क होता है कि एमपीपी जो होती है वो एक उत्पादन का साधन लगाने के कारण उत्पादन की भौतिक इकाइयों में कितनी वृद्धि होती है, और एमआरपी ये होता है कि उत्पादन का एक अतिरिक्त साधन लगाने से आय में कितनी वृद्धि होती है। तो एमआरपी जो होता है एमपीपी और एमआर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने एमपीपी लिया जो कि गिरता हुआ है, एआर यानी जो कीमत है वो जो है कांस्टेंट है, वस्तु की कीमत की बात है यहाँ पर, और यहाँ पर साधन की जो कीमत या लागत है वो भी कांस्टेंट है, 8 है। अब हमने जो है एमआरपी निकालना है। एमआरपी जो किसके बराबर आप देखिएगा, एमपीपी इंटू एमआर या एआर, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एआर और एमआर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पहला एमपीपी के एमआरपी कितना हो जाएगा, एमपीपी गुणा एमआर, तो 10 गुणा 2 20, इसी प्रकार से 8 गुणा 2 16, 6 गुणा 2 12, 4 गुणा 2 8, 2 गुणा 2 4। तो इस प्रकार से ये जो उत्पादन के साधन हैं, इन साधनों की ये जो एमआरपी हमने निकाल ली। अब साधन की कीमत के साथ आप एमआरपी की कंपैरिजन करते हैं। पहली अवस्था के अंदर देखिएगा, यहाँ पर एमआरपी ग्रेटर देन फैक्टर प्राइस, इट मीन्स मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी डिमांडेड और यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो पहला श्रमिक उसने प्रयोग किया, इसकी एमआरपी ज़्यादा, इसको लागत कम देनी पड़ रही है, साधन की कीमत कम है, तो वो अगले श्रमिक का प्रयोग करेगा, यानी एक और श्रमिक को रोजगार पर लगाया जाएगा। इसके अंदर एमआरपी 16 है और साधन की कीमत है वो 8 है। ऐसे में भी जो है एमआरपी ज़्यादा है साधन की कीमत से, तो एक और साधन को काम पर लगाया जाएगा, एक और श्रमिक का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे श्रमिक जो उसकी एमआरपी 12 है और साधन की जो लागत है वो 8 है, तो इस अवस्था के अंदर भी एमआरपी ज़्यादा है, तो तीसरे साधन को भी काम पर लगाया जाएगा। चौथे साधन जो है उसको भी जो है काम पर लगाया जाएगा, क्योंकि इस अवस्था के अंदर एमआरपी 8 है और साधन की कीमत है वो भी 8 है, लेकिन यहाँ पर जो है आकर के फर्म जो है वो संतुलन में आ जाएगी। यानी उद्योग ने जो कीमत निर्धारित की है 8 है, उस कीमत के ऊपर एक फर्म जो है 4 श्रमिकों की जब मांग करेगी करती है तो उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है एमआरपी इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है। और अगर ये अगले श्रमिक को काम पर लगाती है, यानी 5वें श्रमिक को काम पर लगाती है, तो यहाँ पर देखिएगा एमआरपी जो गिर करके 4 हो गया है, यानी अतिरिक्त जो श्रमिक लगा रही है उस अतिरिक्त श्रमिक लगाने से उसकी आय में केवल 4 की वृद्धि हो रही है, जबकि अतिरिक्त श्रमिक लगाने से जो फैक्टर की लागत है वो 8 है। तो ऐसे में 4 रुपये का जो लॉस है वो फर्म को हो रहा है। इसलिए फर्म जो है वो कभी भी अपनी सीमांत उत्पादकता से अधिक कीमत होने पर साधनों की मांग नहीं करेगी। तो फर्म संतुलन में कब होगी, जब फर्म जो है उतने साधनों की मांग करती है जितने साधनों की मांग करने पर साधनों की सीमांत आय उत्पादकता और साधनों की लागत बराबर हो जाती है, तो उसी सीमा तक जो साधनों का प्रयोग किया जाएगा या साधनों की मांग की जाएगी। इसी चीज को आप जो है रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स एक्स के ऊपर फैक्टर यूनिट्स ऑफ फैक्टर लिया गया है, यानी जो उत्पादन के साधन हैं उनको लिया गया है। यहाँ पर हम लेबर की बात करते हैं तो हम लेबर ले रहे हैं। यहाँ पर जो है ओ वाई के ऊपर एमआरपी या जिसको आप कॉस्ट ऑफ फैक्टर कहते हैं, साधन की लागत ली गई है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है फर्म के लिए जो है एमआरपी करो हम पहले ले रहे हैं, जबकि बाद में बनाने, लेकिन ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं इस डायग्राम को बनाने की सुविधा के हिसाब से हमने ये पहले ले लिया है। तो देखिएगा प्रारंभ के अंदर ये जो है मजदूरी तय कर दी गई है OW, यानी 8 रुपये जो मजदूरी तय कर दी गई उद्योग के द्वारा। अब इस 8 रुपये मजदूरी के ऊपर एक फर्म जो संतुलन में कब होगी, जब फर्म ने जो है पहला श्रमिक प्रयोग किया, तो फर्म के लिए जो है वो एमआरपी जो वो 20 है, फर्म के लिए एमआरपी जो 20 है, लेकिन फर्म को जो पहले श्रमिक के लिए लागत कितनी देनी पड़ रही है, केवल 8 रुपये, क्योंकि कीमत तो स्थिर है। तो ऐसी अवस्था के अंदर फर्म को जो है 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और इसके कारण से जो है फर्म जो है अगली और इकाई का प्रयोग करती है। तो जब फर्म दूसरी श्रम की इकाई का प्रयोग करती है तो उसके कारण जो है फर्म को जो है एमआरपी गिर करके जो 16 प्राप्त होता है, लेकिन फर्म को अभी भी देखिएगा 8 रुपये जो वो पे करना पड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अभी भी फर्म को जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो फर्म जो तीसरी श्रम की इकाई का भी प्रयोग करेगी, और जब फर्म तीसरी श्रम की इकाई का प्रयोग करती है तो उसके कारण जो एमआरपी गिर करके 12 हो जाता है, लेकिन एमआरपी अभी भी जो मजदूरी है 8 उससे ज़्यादा है, तो इसलिए फर्म जो है तीसरी इकाई का भी प्रयोग करेगी। और उसके बाद जब फर्म जो है चौथी इकाई का प्रयोग करती है तो एमआरपी गिर करके 8 हो जाता है, और यहाँ पर फैक्टर की जो कॉस्ट है वो भी 8 है, यानी मजदूरी W बराबर एमआरपी हो गया।
दोनों बराबर है 8-8। तो इस अवस्था के अंदर फर्म जो है 4 इकाइयों का जब प्रयोग करती है तो उस अवस्था के अंदर फर्म जो है संतुलन में होती है। अगर फर्म जो है 5वीं इकाई का प्रयोग करती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिएगा फर्म को जो है लागत कितनी आ रही है, 8 रुपये की आ रही है, लेकिन उस फर्म की जो MRP है उस 5वें श्रमिक को लगाने से वो 4 की है। तो इस अवस्था के अंदर MRP इज लेस देन मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, या इसको आप प्राइस कह सकते हैं या सीधा कॉस्ट बोल सकते हैं। तो उस अवस्था के अंदर फर्म जब 5वीं श्रम की इकाई का प्रयोग नहीं करेगी, तो यहाँ पर फर्म जो है जब 4 इकाइयों का प्रयोग करती है श्रमिकों की, तो उस अवस्था के अंदर फर्म की जो MRP होती है वो मजदूरी के बराबर हो जाती है और फर्म जो संतुलन की अवस्था में होती है, और इसी अवस्था के अंदर फर्म जो है मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करती है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि उद्योग के दृष्टिकोण से किस प्रकार से जो है वो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार एक फर्म जो है किस प्रकार से संतुलन में होती है, यानी उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत के ऊपर कितने उत्पादन के साधनों की मांग वो करती है। तो अब हम जो लाभ की शर्त देखते हैं कि एक फर्म जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो फर्म के लिए जो लाभ की शर्त क्या होगी, तो उसके लिए प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो 2 अवस्थाओं में हम देखेंगे। पहला, जब उत्पादन का केवल एक ही साधन परिवर्तनशील है, उस अवस्था में अधिकतम लाभ की शर्त। दूसरा, जब एक से अधिक उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं तो उस अवस्था के अंदर लाभ की शर्त। तो पहला है कि जब उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील है, उस अवस्था के अंदर जो वो किस प्रकार से एक फर्म जो वो अधिकतम लाभ प्राप्त करती है, तो उसको अब आप देखते हैं। यहाँ पर जो लाभ की शर्त है वो शर्त है कि एक फर्म जो है उस फर्म के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू जो है उस मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो सीमांत आय उत्पादकता सीमांत साधन लागत के बराबर होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि साधन की जो सीमांत आय उत्पादकता और जो साधनों का जो सीमांत लागत अनुपात है वो जो है 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो, मान लीजिए ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5/5 बराबर 1 होगा। तो अगर उत्पादन के साधनों की जो उत्पादन का साधन है उसकी सीमांत आय उत्पादकता और सीमांत जो लागत है वो बराबर है, या एक फर्म के लिए जो सीमांत आय उत्पादकता और सीमांत साधन लागत का अनुपात जो है 1 के बराबर है, तो उस अवस्था के अंदर फर्म जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। इसके बाद है कि अगर फर्म एक से अधिक साधन परिवर्तनशील है, उस अवस्था के अंदर जो संतुलन में कब होगी, तो उस अवस्था के अंदर अधिकतम लाभ जो है फर्म उस अवस्था के अंदर प्राप्त करेगी जब पहले साधन की MRP और पहले साधन की जो कीमत है उसका अनुपात दूसरे साधन की जो MRP और दूसरे साधन की जो कीमत का अनुपात है उसके बराबर हो। यहाँ बराबर का निशान नहीं है, बटा में है, और ये जो दोनों है वो 1 के बराबर होने चाहिए। यानी जब प्रत्येक साधन की जो सीमांत उत्पादकता जो है वो बराबर हो जाती है, उस अवस्था के अंदर एक फर्म जो है वो संतुलन में होती है और अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। दूसरों, ये तो हमने MRP के द्वारा देखा, हम MPP के द्वारा भी देखते हैं। अगर उत्पादन के सभी साधनों की सीमांत भौतिक उत्पादकता और साधनों की कीमतों का अनुपात अगर 1 के बराबर हो जाता है, तो उस अवस्था के अंदर भी फर्म जो वो संतुलन में होती है, यानी MPP ऑफ A इज इक्वल अपॉन प्राइस ऑफ A इज इक्वल टू MPP ऑफ B अपॉन प्राइस ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो ये सिचुएशन आती है, इस सिचुएशन के अंदर भी फर्म जो है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। अब हम जो इस सिद्धांत की आलोचना देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वो सिद्धांत किस प्रकार से जो है कार्य करता है, कौन कौन सी उसकी अजम्पशन होती है, एक उद्योग के दृष्टिकोण से किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है, और अब फर्म के दृष्टिकोण से किस प्रकार से जो है संतुलन का निर्धारण होता है। अब हम इसकी आलोचना देखते हैं। तो पहला है कि इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो है कि इस सिद्धांत के अंदर बहुत सारी अवास्तविक मान्यताएं ली गई है। इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, वस्तु बाजार के अंदर भी और साधन बाजार के अंदर भी। उत्पादन के जो साधन होते हैं पूर्णतः गतिशील होते हैं और पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है, लेकिन वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो सिचुएशन होती है ये केवल एक काल्पनिक सिचुएशन होती है, और हकीकत के अंदर जो है प्रत्येक प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जो चेम्बरलिन और रॉबिन्सन है उन्होंने ये माना था कि पूर्ण प्रतियोगिता की बजाय अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है। इसलिए
पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित और पूर्ण रोजगार से संबंधित इस सिद्धांत के अंदर जो मान्यताएं ली गई है वो मान्यताएं जो वास्तविक नहीं है, और ये मान्यताएं वास्तविक न होने की वजह से ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत भी अपने आप में जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है साधन समरूप नहीं होते। इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि उत्पादन के जो सभी साधन है वो समरूप होते हैं, यानी प्रत्येक श्रमिक जो होता है वो समान रूप से कुशल होता है। लेकिन क्या ये सही है? प्रत्येक श्रमिक बौद्धिक रूप से एक समान नहीं होता, प्रत्येक श्रमिक शारीरिक रूप से एक समान नहीं होता, प्रत्येक श्रमिक की डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो एक समान नहीं होती, प्रत्येक श्रमिक का जो स्वास्थ्य है वो एक समान नहीं होता। तो जब एक श्रमिक दूसरे श्रमिक से पूरी तरह से जो बिल्कुल अलग है, तो इस अवस्था के अंदर जो श्रमिक जो श्रम है वो समरूप नहीं हो सकता, और समरूप साधन नहीं होगा तो उस अवस्था के अंदर जो ये सिद्धांत लागू नहीं होता। तो जो विशेष रूप से जो श्रम है वो समरूप नहीं होता, हो सकता है उत्पादन के बाकी साधन समरूप हो जाए, जैसे मशीनरी है वो समरूप हो सकती है, पूंजी समरूप हो सकती है, लेकिन जमीन और जो श्रम है वो जो है समरूप होना संभव नहीं है। नेक्स्ट है साधन पूर्णतः विभाजित नहीं होते। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर ये माना है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो पूर्णतः विभाज्य होते हैं। क्या आपको मान लीजिए कि भी एक जो है कपड़ा एक सूट सिलना है, तो क्या आप एक सूट की सिलाई के लिए जो मशीन लेकर के आ रहे हो उसको टुकड़ों में लेकर के आकर के सूट की सिलाई कर सकते हो कि मुझे तो जो है आधी मशीन दे दो? तो क्या उसके कारण सूट की सिलाई संभव है? तो इस प्रकार से इन्होंने जो ये माना है कि जो साधन होते हैं वो पूर्णतः विभाज्य होते हैं, वो साधन जो पूर्णतः विभाज्य नहीं होते, और जब साधन पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो ये सिद्धांत जो है अपने आप में ही जो है आलोचित बन जाता है या अपने आप में अपूर्ण सिद्ध होता है। नेक्स्ट है सीमांत उत्पादकता का माप कठिन है। ये जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत लिया गया है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो होता है वो सीमांत उत्पादकता की मान्यता पर आधारित है, लेकिन एक फर्म के लिए सीमांत उत्पादकता को निकालना तो तब संभव होता है जब केवल उत्पादन के अंदर एक ही साधन के योगदान से प्रोडक्शन किया जाए। जैसे मान लीजिए कि भी एक जो है खड़ बनाने वाली मशीन है, अब उस खड़ बनाने वाली मशीन के अंदर जो है एक श्रम जो वो परिवर्तनशील साधन है। अब क्या हम एक श्रमिक और लगा रहे हैं तो क्या ये एक श्रमिक की जो उत्पादन को बढ़ा रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें जो बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त समय तक हमें मशीन चलानी पड़ेगी, उसके लिए हमें जो कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ये कच्चा माल है, बिजली है, इनका कोई योगदान नहीं है उत्पादकता के अंदर? अगर इनका योगदान है तो फिर ये अकेले श्रम की उत्पादकता कैसे हुई? तो अकेले किसी भी उत्पादन के साधन की सीमांत उत्पादकता जो है मापना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उत्पादन के अंदर केवल एक साधन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर उत्पादन का एक ही साधन परिवर्तनशील है तो भी उसके साथ साथ बाकी साधनों का कंट्रीब्यूशन भी होता है, जिसके अंदर हम इनपुट का कंट्रीब्यूशन शामिल करते हैं। तो इस वजह से सीमांत उत्पादकता का माप जो काफ़ी मुश्किल है। एक पक्षीय है। मार्शल और फ्रीडमैन ने जो इस सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की है कि भी ये जो है केवल साधन की जो मांग है उसी मांग के आधार पर जो कीमत का निर्धारण करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्ति को जो है स्थिर मान लिया है। लेकिन क्या वास्तव में जो है पूर्ति स्थिर होती है? अगर हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल के अंदर साधनों की पूर्ति स्थिर नहीं होती, साधनों की पूर्ति का वो भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि इन्होंने ये मान लिया कि भी पूर्ति स्थिर है, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो डब्लू कीमत तय हो रही है, अगर पूर्ति बढ़ जाती है तो देखिएगा कीमत कम हो गई। तो यहाँ पर पूर्ति जो होता है वो भी कीमत को, साधन की कीमत को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है। तो इन्होंने साधन की पूर्ति को जो स्थिर मान करके पूर्ति के वाला पार्ट है उसको पूरी तरह से जो है नेग्लेक्ट कर दिया, उसकी अवहेलना की है। तो ये जो है केवल मांग पर आधारित एक पक्षीय सिद्धांत है, और ये जो पूर्ति की पूरी तरह से अवहेलना करता है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन स्थिर अवस्था की गलत धारणा। इन्होंने क्या माना है कि भी दीर्घकाल के अंदर जो अस्थिरता आती है, लेकिन दीर्घकाल के अंदर जनसंख्या में परिवर्तन होता है, लोगों की आदतें, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन होता है, आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, लोगों की मानसिकता के अंदर परिवर्तन होता है। तो इस वजह से जो है दीर्घकाल के अंदर कभी भी स्थिर अवस्था नहीं हो सकती, दीर्घकाल के अंदर अवस्था में परिवर्तन होगा ही होगा। तो ये भी इनकी जो है गलत धारणा, इस वजह से इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। कारण परिणाम संबंध। इस सिद्धांत के अंदर क्लार्क ने क्या माना था कि भाई ये सिद्धांत जो है वो केवल कारण परिणाम संबंध दो ही चीज़ों के बीच में बताता है। इन्होंने कहा कि सीमांत उत्पादकता को तो कारण है,
क्योंकि किसी भी साधन की जो मांग है वो सीमांत उत्पादकता के कारण की जाती है और सीमांत उत्पादकता के कारण जो कीमत निर्धारित होती है। तो साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो कारण है और साधन की कीमत है वो परिणाम है। लेकिन वेबल्स ने माना है कि ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कि सीमांत उत्पादकता जो साधन की कीमत को प्रभावित करती है, कि मान लीजिए एमआरपी जो बढ़ जाएगी, एमआरपी बढ़ने के कारण उसका प्राइस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सीमांत अगर आय उत्पादकता बढ़ गई तो उसकी लागत भी बढ़ेगी, कीमत भी बहुत ज़्यादा लेगा। अगर कीमत अधिक होती है किसी साधन की तो उससे प्रेरित होकर के और ज़्यादा जो उत्पादन में योगदान देना चाहता है तो उसके कारण उसकी एमआरपी बढ़ जाती है। और अगर कीमत कम होती है तो श्रमिक मान लीजिए वो हतोत्साहित हो जाएगा, वो मन लगा के काम नहीं करेगा, तो उसकी एमआरपी भी जो है कीमत के कारण प्रभावित होती है। तो केवल एमआरपी है वही कीमत को प्रभावित नहीं करती, बल्कि साधन की जो कीमत है वो भी एमआरपी को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन की। अभी तक हमने जो किया है उसके अंदर आपको कितना कुछ समझ में आया है। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनके आपको जवाब देने हैं। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि साधन कीमत जो वो क्या होती है। दूसरा है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के द्वारा साधन कीमत का निर्धारण, उसकी व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर हम पहले साधन कीमत है वो क्या होती है, उसके बाद में इसके अजम्पशन बताएंगे, फिर हम उद्योग के दृष्टिकोण से देखेंगे कि किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है, उसके बाद में हम फर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे कि किस प्रकार से जो संतुलन का निर्धारण होता है, और उसके बाद कि साधन कीमत निर्धारण के जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसके अंदर क्या कमियां हैं, यानी इसकी आलोचना हमें बतानी है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।